हेलो फ्रेंड्स, एमएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे, आधुनिक भौतिकी देख रहे थे, उसमें हम लोग का परमाणु भौतिकी के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। परमाणु, अणु, परमाणु संरचना, नाभिक, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए थे। तो हम लोग का आज का भी टॉपिक उसी से रिलेटेड है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक फिजिक्स की। एटॉमिक फिजिक्स के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्फा कण के उत्सर्जन होने पर परमाणु के द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है? अल्फा कण के उत्सर्जन होने पर परमाणु के द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो पहला है 4 की वृद्धि होती है, 4 की कमी होती है, 2 की वृद्धि होती है, 2 की कमी होती है। तो आपको बताना है कि यदि हम एक अल्फा कण का उत्सर्जन करवाते हैं किसी परमाणु पे तो उसके द्रव्यमान संख्या पे क्या परिवर्तन होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। तो अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा 6, जिसे अल्फा कण या अल्फा 6 बोलते हैं, इसकी खोज है हेनरी बेकुरल ने किया था। और जब किसी रेडियो एक्टिव परमाणु से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है और परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है। द्रव्यमान संख्या में आपकी 4 की कमी हो जाएगी और परमाणु संख्या में आपकी 2 की कमी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 1H, मान लीजिए हीलियम है, नहीं ऑक्सीजन ले लीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है आपका? 8 होता है और 16 होता है। तो अगर इस पर हम अल्फा कण की बमबारी करवाएंगे तो ये जो परमाणु भार है, जिसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इसमें 4 की कमी हो जाएगी और परमाणु क्रमांक 8 जो है इसमें आपकी 2 की कमी हो जाएगी। तो आपका एक अल्फा कण के उत्सर्जन पर परमाणु के द्रव्यमान में 4 की जो है कमी हो जाती है और परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है। और इस तरह जो अल्फा कण होता है, एक हीलियम परमाणु के नाभिक के बराबर हो जाता है। और अल्फा कणों की जो मुख्य विशेषता होती है, इस पर 2 इकाई धनावेश होता है और द्रव्यमान 4 इकाई होता है। और इसको 2 हीलियम जो होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु भार 4 होता है। तो ये अल्फा कण के बराबर होता है और इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं और इसकी जो गति होती है वो प्रकाश की गति की 1/15 होती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कण का आयनन क्षमता सर्वाधिक होता है? आपको बताना है इनमें से किस कण का है आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, उपर्युक्त सभी। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो अभी मैंने बात किया अल्फा कण के बारे में। अल्फा कण की खोज जो हेनरी बेकुरल ने किया था। और जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है और परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है। इस तरह जो अल्फा कण है वो हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर हो जाता है। और अल्फा कण की जो विशेषता होती है, इसमें 2 इकाई धनावेश होता है, द्रव्यमान इसका 4 इकाई होता है और ये हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी जो गति होती है वो प्रकाश की गति की 1/15 होती है और इसकी आयनन क्षमता जो होती है बहुत अधिक होती है। तीनों से सबसे ज़्यादा इसी में होती है। अल्फा, बीटा, गामा, तीनों किरणों में से सबसे ज़्यादा आपके अल्फा कण की होती है। और इसमें गैसों को आयनित करने की जो क्षमता होती है वो गामा किरणों से 10,000 गुना अधिक होता है। गामा किरणों से 10,000 गुना इसमें होती है जो आयनित करने की क्षमता होती है आपका अल्फा किरण में। और इसकी जो भेदन क्षमता होती है ये बहुत कम होती है। भेदन क्षमता मतलब किसी को भेद करके पार पार जाने की जो क्षमता होती है वो तीनों में सबसे कम, अल्फा कण में सबसे कम होता है भेदन क्षमता है। और अल्फा कण में आपकी आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा विक्षेपित हो जाते हैं। और इसमें स्फूर्ति दीप्त की भी गुण पाए जाते हैं, फोटोफिल्म को भी प्रभावित कर देते हैं और धनावेशित होने के कारण कैथोड की ओर विचलित भी हो जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, इसकी आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीटा कण या किरणों की खोज किसने किया था? बीटा कण या किरणों की खोज किसने? रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना बीटा किरण की खोज किसने की है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो बीटा कण या बीटा किरण भी कह सकते हैं, इसकी खोज जो है रदरफोर्ड ने किया है। और ये किरणें तीव्र गति से गतिमान इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं और इनका उत्सर्जन भी अस्थायी नाभिक के अस्थायित्व प्राप्त करने की प्रक्रिया के परिणाम होते हैं। और एक न्यूट्रॉन का जो क्षय होता है तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन व एक न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। जब एक न्यूट्रॉन आपका क्षय होता है या नष्ट होता है, एक न्यूट्रॉन जब क्षय होता है, नष्ट होता है, तो आपका एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रॉन आपका नष्ट हो जाता है। और
एक बीटा कण का जब उत्सर्जन होने पर परमाणु क्रमांक जो होती है, परमाणु संख्या में एक की कमी हो जाती है, एक की वृद्धि हो जाती है। परमाणु जो संख्या होता है उसमें एक की वृद्धि हो जाती है। परमाणु क्रमांक आपको पता है कि जैसे 7n14 होता है तो परमाणु क्रमांक की संख्या ये होती है, इसमें आपकी एक की वृद्धि हो जाती है यदि बीटा कण उत्सर्जित होता है तो। और बीटा कण की कुछ विशेषता भी है बीटा किरण या कणों का, इसमें जो है एक इकाई का ऋणावेश होता है और इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। रदरफोर्ड ने बीटा कण की खोज की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किन किरणों की आयनन क्षमता गामा किरणों से 100 गुना होती है? आपको बताना है इनमें से किस किरण की जो आयनन क्षमता है वो गामा किरण से 100 गुनी होती है। अल्फा कण, बीटा कण, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। तो अभी मैंने बात किया बीटा कण के बारे में जिसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था, और ये किरणें जो होती हैं तीव्र गति से गतिमान इलेक्ट्रॉनों की बनी होती हैं और इनका उत्सर्जन भी अस्थायी नाभिक के अस्थायित्व प्राप्त करने की प्रक्रिया का परिणाम होता है। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इस पर एक इकाई का ऋण आवेश होता है, इसका द्रव्यमान जो होता है विराम अथवा शून्य होता है, और इन किरणों की जो आयनन क्षमता होती है वो गामा किरणों से 100 गुना होती है। गामा किरण से 100 गुना होती है आपकी बीटा कण जो होते हैं इनकी आयनन क्षमता, और इनकी जो भेदन क्षमता है वो अल्फा किरणों से 100 गुना अधिक होती है। और ऋणावेशित होने के कारण ये एनोड की ओर विचलित हो जाती है, मतलब एनोड की ऋण की ओर मुड़ जाती है, और इसकी गति प्रकाश की गति से थोड़ा सा कम होता है, और ये फोटो फिल्म को काला भी कर देती हैं। ये सारे जो हैं आपके बीटा कण के लक्षण थे, बीटा कण की विशेषताएं थी। तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो है बीटा कण जो है ये आयनन क्षमता गामा किरणों से 100 गुना अधिक होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गामा किरणों की खोज किसने की थी? मेरी, पियरे, क्यूरी, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना गामा किरण या गामा क्षय की खोज किसने की थी। तो चलिए बता दीजिए क्या आंसर हो सकता है। तो गामा किरण की जो खोज हुई थी ये मेरी और पियरे क्यूरी ने की थी, और ये कम तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो द्रव्यमान विहीन और आवेश विहीन ऊर्जा के बंडल के रूप में उत्सर्जित होते हैं। इसमें कोई द्रव्यमान भी नहीं होता, इसमें कोई आवेश भी नहीं पाया जाता है गामा किरण में। और इनके उत्सर्जन से परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि आपके अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु संख्या में जो है 2 की वृद्धि होगी और परमाणु भार में 4 की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यदि बीटा कण उत्सर्जित होगा तो आपके परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि हो जाएगी और आपका गामा किरण हो जाएगा। तो इसमें किसी भी परमाणु संख्या, परमाणु भार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है क्वेश्चन में कि यदि बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो क्या होगा और यदि अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो क्या होगा। तो अल्फा कण में आपकी 4 की कमी द्रव्यमान संख्या में होगी, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी, और बीटा कण होगा तो आपके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी और आपके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और गामा किरण में आपका दोनों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसका जो उत्सर्जन है आप किसने किया था? मेरी और पियरे क्यूरी ने, दोनों ने मिलकर किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस कण के उत्सर्जन में परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, उपर्युक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर आप लोग दे दीजिए, मैंने आपको बता दिया। यदि आप लोग डिटेल ध्यान से सुनते होंगे तो आंसर देने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्या हो सकता है आपका इसमें, किस कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या पर द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपका जो गामा किरण है, गामा किरण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी मैंने बताया कि गामा किरण की जो खोज है वो मेरी और पियरे क्यूरी ने किया था। ये कम तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं और जो द्रव्यमान विहीन और आवेश विहीन ऊर्जा के बंडल के रूप में उत्सर्जित होती हैं, और इनके उत्सर्जन से परमाणु के द्रव्यमान संख्या व परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। और इन किरणों के उत्सर्जन का नाभिक या परमाणु पर सिर्फ इतना ही प्रभाव पड़ता है कि ये उच्च ऊर्जा या उत्तेजित अवस्था से उच्च ऊर्जा से या उत्तेजित अवस्था से ये निम्न ऊर्जा स्तर तक या कम उत्तेजित अवस्था तक ही प्राप्त हो सकते हैं। और गामा किरणों की जो उपस्थिति का पता लगाया जाता है वो प्रस्फुरण गणक का प्रयोग करते हैं। और गामा किरणों की कुछ विशेषता भी है, जैसे गामा किरणों की चाल जो है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। इन किरणों की आयनन क्षमता बहुत कम होती है। इनकी वेधन क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुना होती है, या 30 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर को भी पार कर निकल जाती है। और ये किरणें भी स्फुरदीप्त प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, गामा किरण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
गामा किरणों की भेदन क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा कितनी गुनी होती है? 200 गुना, 100 गुना, 500 गुना, 400 गुना। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। गामा किरणों की भेदन क्षमता कितनी होती है? तो गामा किरण के बारे में मैंने बता दिया, तो आप लोग को पता ही चल गया होगा गामा किरण में क्या होता है। तो गामा किरण की जो भेदन क्षमता होती है वो बीटा किरणों की 100 गुना होती है, 100 गुना होती है। और यह 30 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर को भी पार कर निकल जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका जो गामा किरण है उसकी भेदन क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक होती है। और ये 30 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर को पार कर जाती है किरण। देखिए किरण कितना है, मतलब 30 सेंटीमीटर मोटी चादर को भेद करके वो उस पार चली जाती है। और ये किरणें स्फुरदीप्त प्रभाव भी प्रदर्शित करते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, 100 गुना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफिक प्लेट को कौन सी रेडियो एक्टिव विकिरण सर्वाधिक प्रभावित करती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, न्यूट्रॉन किरणें। तो आपको बताना है कि फोटोग्राफिक प्लेट को कौन प्रभावित करता है, कौन सी रेडियो एक्टिव किरण प्रभावित करती है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो अभी मैंने गामा किरण के बारे में बताया आपको कि इन किरणों की जो खोज है वो मेरी और पियरे क्यूरी ने किया था। ये कम तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जो द्रव्यमान विहीन होते हैं, आवेश विहीन ऊर्जा के बंडल के रूप में उत्सर्जित होते हैं। और इनके उत्सर्जन से न परमाणु क्रमांक पे न परमाणु द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर चलते हैं या उत्तेजित अवस्था से निम्न उत्तेजित अवस्था की ओर जाते हैं। और इनका पता लगाने के लिए प्रस्फुरण गणक का प्रयोग भी करते हैं। और इनकी जो आयनन क्षमता होती है बहुत कम होती है। इनकी चाल जो है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इनकी भेदन क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुना अधिक होती है और 30 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर को भी पार कर निकल जाती है। और फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका प्रभाव अन्य दोनों की अपेक्षा बहुत कम पड़ता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? गामा किरण थर्ड जो है राइट हो जाएगा। इसमें आपका जो फोटोग्राफिक किरण है इस पर सबसे ज़्यादा प्रभावित आपका गामा किरण करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वांतरण की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि परमाणु अस्थायित्व को प्राप्त हो जाता है, परमाणु अस्थायित्व को नहीं प्राप्त हो पाता है। एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए तत्वांतरण की प्रक्रिया कब तक होती रहती है। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो रेडियोधर्मी श्रृंखला का विस्थापन का एक नियम है। उसमें सोडी फजान ने क्या नियम दिया? उन्होंने कहा कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन के बाद द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। और एक बीटा कण के उत्सर्जन में परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। और गामा किरणों के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु इसके फलस्वरूप नाभिक जो होता है ये उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था तक आ जाता है। और परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होने का जो तात्पर्य होता है वो तत्व में परिवर्तन हो जाने से होता है। अर्थात जो रेडियोधर्मी क्षय के फलस्वरूप रेडियोधर्मी तत्व का परमाणु एक तत्व से परिवर्तित होकर दूसरे तत्व का परमाणु बन जाता है। और तत्वांतरण की यह जो प्रक्रिया होती है तब तक चलती है जब तक कि परमाणु अस्थायित्व को नहीं प्राप्त हो जाता है। और अंत में सभी रेडियोधर्मी परमाणु लेड परमाणु में बदलकर अस्थायित्व को प्राप्त होते रहते हैं। और एक तत्व से दूसरे तत्व में जो परिवर्तित होते रहने के कारण रेडियोधर्मी तत्व और समस्थानिकों की एक श्रृंखला बन जाती है जिसे रेडियोधर्मी श्रृंखला भी कहते हैं। और इसमें 4 महत्वपूर्ण रेडियोधर्मी श्रृंखलाएं हैं, जैसे थोरियम श्रृंखला, यूरेनियम श्रृंखला, एक्टिनियम श्रृंखला, वाप्ट्यूनियम श्रृंखला। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? जब तक आप अस्थायित्व नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक वो तत्वांतरण होता रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कितना होता है? कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के, आयरन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग का, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 10वें भाग को, ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को। तो आपको बताना है एक परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, जिसे AMU भी पढ़ते हैं, AMU। तो आप चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। कार्बन परमाणु के 12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। और इसी को एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक भी कहते हैं। इसे AMU से लिखते हैं या यू से ही AMU से लिख सकते हैं या केवल यू से लिख सकते हैं। और एक MU बराबर होता है 1.6603 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर
होता है एक mu, AMU। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक AMU के समतुल्य ऊर्जा का मान कितना होता है? -31 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, +9024 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -255 मिलियन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, +653 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बताना है एक AMU के समतुल्य मतलब इसके बराबर ऊर्जा कौन उत्पन्न करता है। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो एक AMU के समतुल्य ऊर्जा का जो मान होता है वो -931 होता है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इसको हम 1.4896 इंटू 10⁻⁻10 जूल भी कह सकते हैं, ये इसका वैल्यू होता है। तो अभी मैंने बताया जो कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU कहते हैं या एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, और इसी को एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक भी कहते हैं। इसे AMU से प्रदर्शित करते हैं या U से प्रदर्शित करते हैं। एक AMU का मान जो होता है वो 1.66033 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। और इस मात्रक की जो समतुल्य ऊर्जा होती है वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो मात्रक होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नाभिक के दो या अधिक नाभिकों में टूटना कहलाता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है किसी नाभिक को दो या दो से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको बता सकते हैं। तो चलिए बता दीजिए। तो किसी नाभिक के दो या अधिक छोटे नाभिकों में टूटने को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। रोहान तथा स्ट्रॉसमैन नामक दो जर्मन वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम किसी नाभिक को तोड़ने में सफलता प्राप्त की, और इन्होंने यूरेनियम परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी किया, फिर उसको दो भागों में तोड़ दिया। इस क्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न हुआ, और विखंडन से जो निर्मित नाभिकों में द्रव्यमानों का योग विखंडन पूर्व नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। इसका कारण यह होता है कि नाभिक के टूटने पर कुछ द्रव्यमान की क्षति हो जाती है, और यही द्रव्यमान क्षति जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और इस ऊर्जा की गणना जो है हम आइंस्टीन के सूत्र द्वारा कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कल आपको, E = mc²। यूरेनियम नाभिक के जो विखंडन को हम कई तरह से लिख सकते हैं, और यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में बेरियम और क्रिप्टॉन के समस्थानिक के बजाय दूसरे समस्थानिक भी प्राप्त हो सकते हैं, और जिनके परमाणु क्रमांक 36 से 58 के मध्य व द्रव्यमान संख्या 72 से 162 के मध्य हो सकती है। और यूरेनियम 235 के नाभिक का विखंडन होने पर विभिन्न समस्थानिकों के साथ 3 न्यूट्रॉन व लगभग 200 मिलियन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है, और इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त 200 मिलियन वोल्ट ऊर्जा 214 AMU द्रव्यमान क्षति का परिणाम होती है। तो आपको नाभिकीय विखंडन की क्रिया भी समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या क्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब न्यूट्रिनो की बमबारी करके यूरेनियम की नाभिक का विखंडन किया जाता है तो कितने न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं? 2 नए न्यूट्रॉन मुक्त, 3 नए न्यूट्रॉन मुक्त, 9 नए न्यूट्रॉन मुक्त, इनमें से कोई नहीं। जब न्यूट्रिनो की बमबारी करके यूरेनियम की नाभिक विखंडन किया जाता है तो कितने न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो जब न्यूट्रॉनों की बमबारी करके यूरेनियम के नाभिक का विखंडन किया जाता है तो 3 नए न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, जो अन्य 3 परमाणुओं के विखंडन कर देते हैं, जिससे पुनः प्रत्येक से 3-3 न्यूट्रॉन मुक्त हो सकते हैं, जो पुनः 9 परमाणुओं का विखंडन कर देते हैं। इस प्रकार जो है आपका यह श्रृंखला चलती रहती है। जैसे देख लीजिए, पहले आपका एक न्यूट्रॉन रहेगा, ये यूरेनियम के परमाणु पे इसका बमबारी करवाएंगे तो इसका आपके 3 नए न्यूट्रॉन में टूट जाएंगे, 3 नए न्यूट्रॉन में टूट जाएंगे। फिर ये जो टूटेंगे ये 3 अलग न्यूट्रॉन में टूटेंगे, फिर ऐसे करके ये 3 अलग न्यूट्रॉन में टूटेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे तो अलग। तो ये आपकी एक श्रृंखला चलती रहती है, और इस श्रृंखला जो होती है आपकी 2 प्रकार की होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। तो आपका इसमें क्या होगा, ऑप्शन कौन सा राइट होगा? जब न्यूट्रिनो की बमबारी करके यूरेनियम की नाभिक का विखंडन किया जाता है तो 3 नए न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार में शामिल है। श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार में क्या शामिल है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। जब न्यूट्रॉनों की बमबारी करके यूरेनियम के नाभिक का विखंडन किया जाता है तो 3 नए न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं जो कि अन्य 3 परमाणुओं का विखंडन कर देते हैं, जिससे पुनः प्रत्येक में से 3-3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं जो पुनः 9 परमाणुओं का विखंडन कर देते हैं। इस प्रकार यह श्रृंखला चलती रहती है और जब तक कि परमाणु विखंडित ना हो जाए, और इसे ही हम श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। यह आपका 2 प्रकार का है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है? जब एक बार विखंडन प्रारंभ होता है तो प्रारंभ हुई श्रृंखला अभिक्रिया इतनी तीव्र गति से होती है कि यह विस्फोटक स्थिति धारण कर लेती है, और कारण यह है कि विखंडित होने वाले परमाणुओं की संख्या गुणोत्तर श्रेणी के क्रम में बढ़ती रहती है और इस अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट होता रहता है। परमाणु बम जो होते हैं आपके अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है वो आपकी यदि श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान एक परमाणु के विखंडन से मुक्त 3 न्यूट्रॉनों में से 2 को रास्ते में ही रोक लिया जाए तो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया नियंत्रित हो जाती है और क्रमशः एक एक परमाणुओं का विखंडन होता है। इस तरह जो है ऊर्जा का विमुक्तीकरण धीरे धीरे और लंबे समय तक होता है। इस प्रकार प्राप्त चुनाव की ऊर्जा का प्रयोग होता है वो रचनात्मक कार्यों या विद्युत निर्माण इत्यादि में किया जा सकता है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया परमाणु भट्टी में संपन्न होती है। और तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में विखंडित होने वाले अणुओं की संख्या निम्न में से किस क्रम में बढ़ती है? समांतर क्रम में, गुणोत्तर क्रम में, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है वो जब टूटती है तो किस क्रम में उसका विखंडन होता है, किस क्रम में वो बढ़ती है, ये आपको बताना है। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। आपको अभी मैंने आपको बताया तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग दे दीजिए। तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है? जब एक बार विखंडन प्रारंभ हो जाता है तो प्रारंभ हुई श्रृंखला अभिक्रिया इतनी तीव्र गति से होती है कि यह विस्फोटक स्थिति धारण कर लेता है और कारण यह रहता है कि विखंडित होने वाले परमाणु की जो संख्या है वो गुणोत्तर श्रेणी के क्रम में बढ़ता रहता है। गुणोत्तर श्रेणी क्रम क्या होता है आपका? जो आपका आप पढ़े होंगे कि इस टाइप से होता है, इसको जब भाग दें तो शेष जो है सेम बचे। बाहर 1/3 करेंगे तो इसके बीच का डिफरेंस क्या आएगा? फिर 3/9 करेंगे तो आपका यही पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर आप 9/27 करेंगे तो इसमें भी 3 त्रिका 9, 3 नवा 27, फिर 3 से कट गया 1/3। तो मतलब सारा जो है आपका वैल्यू 1/3 ही है, उसमें जो समान अंतर हो, इसके बीच में जो है गुणे के रूप में समान अंतर हो। जैसे 1 3 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, मतलब बीच बीच में 3 का गुणा हो रहा है। तो जिसमें समान गुणोत्तर हो वो आपके गुणोत्तर श्रेणी में आते हैं और समांतर जो होता है उसमें 2-2 का अंतर हो, 2 का ही अंतर मोस्टली रहता है। कि देखिए 2 आप 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह की जो संख्या होती है वो आपका समांतर श्रेणी का हो जाता है। तो आपका गुणोत्तर ये जो होता है संख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है और इस अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम जो होते हैं इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? 1 मिनट। आपका ऑप्शन नंबर 1 मिनट। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम परमाणु भट्टी किसने बनाया था? प्रथम परमाणु भट्टी किसने बनाया था? सोडी, सेकंड है एनरिको फर्मी, थर्ड है एडवर्ड टेलर, फोर्थ है आयरन क्यूरी। तो आपको बताना है कि प्रथम परमाणु भट्टी का निर्माण किसने किया था। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। तो प्रथम परमाणु भट्टी का जो निर्माण है वो एनरिको फर्मी ने किया था और सन 1942 में किया था। एनरिको फर्मी ने सन 1942 में किया था। प्रथम परमाणु भट्टी जो है ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है? यदि श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान एक परमाणु के विखंडन से 3 न्यूट्रॉनों में से 2 को रास्ते में ही रोक लिया जाए और परमाणु विखंडन की प्रक्रिया नियंत्रित हो जाती है और क्रमशः एक एक परमाणुओं का विखंडन होता है। इस तरह जो ऊर्जा की विमुक्तीकरण या ऊर्जा निकलता है वो धीरे धीरे और लंबे समय तक होता है। इस प्रकार प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग रचनात्मक कार्यों या विद्युत निर्माण इत्यादि में करते हैं। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो है परमाणु भट्टी में संपन्न होती है।
और प्रथम परमाणु भट्टी जो है एनरिको फर्मी ने सन 1942 ईस्वी में बनाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य और तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य और तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए आंसर बता दीजिए, आपको तो इसका आंसर पता ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन के विपरीत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसमें दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, और इस अभिक्रिया में कुछ द्रव्यमान की क्षति भी होती है, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। और नाभिकीय संलयन में नाभिकीय विखंडन से अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। सूर्य और तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है ये नाभिकीय संलयन ही है। नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है ये अति उच्च ताप व अति उच्च दाब पर ही संपन्न होती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि जब हाइड्रोजन के दो समस्थानिक ड्यूटेरियम ट्राइटियम को उच्च ताप या उच्च दाब पर संलित कराते हैं तो दोनों संयुक्त होकर एक हीलियम नाभिक, एक न्यूट्रॉन व लगभग 17.6 मिलियन वोल्ट ऊर्जा मुक्त करते हैं। और इस अभिक्रिया में द्रव्यमान में हुई कमी और विमुक्त ऊर्जा की गणना जो है हम आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता से भी कर सकते हैं, E = mc² से भी कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम का निर्माण निम्न में से किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम का निर्माण किस पे आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आपका हाइड्रोजन बम का जो निर्माण है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है, और नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा को नियंत्रित करके अभी तक इसकी कोई रचनात्मक उपयोग संभव नहीं हो सका है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम परमाणु बम कब और किसके द्वारा बनाया गया? प्रथम परमाणु बम कब और किसके द्वारा बनाया गया? एडवर्ड टेलर द्वारा 1952 ईस्वी में, रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा 1945 ईस्वी में, आयरन क्यूरी द्वारा 1950 ईस्वी में, सोडी फजान द्वारा 1855 ईस्वी में। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है, किसने प्रथम परमाणु बम की खोज की? तो परमाणु बम क्या होता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर जो निर्मित विस्फोटक को परमाणु बम या नाभिकीय बम कहते हैं। परमाणु बम को बनाने के लिए भारी नाभिक वाले परमाणुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे यूरेनियम 235 है, प्लूटोनियम 239 है, और इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कराई जाती है, जिसमें कुछ ही सेकंडों में प्रयुक्त संयुक्त पदार्थ का क्षय हो जाता है और प्रचंड विस्फोट होता है, जिससे असीम ऊर्जा निकलती रहती है। इसका प्रभाव जो होता है वो भयंकर विनाश के रूप में आता रहता है। प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 ईस्वी में किया था, और विस्फोट के समय तीव्र चमक, हजारों वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब और प्रचंड हवा का झोंका उत्पन्न हो जाता है। इस समय ताप 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और इसके अलावा जो भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव विकिरण वातावरण में फैल जाते हैं, जिसके कारण लोग अंधे, लूले, लंगड़े हो जाते हैं और कई तरह के चर्म रोग का भी शिकार हो जाते हैं। और ये प्रभाव दीर्घकालिक होते हैं और सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। और परमाणु बम का जो प्रथम प्रयोग था वो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान पर किया गया था, और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नगर व 9 अगस्त 1945 को नागासाकी नगर पर परमाणु बमों का प्रयोग किया गया था, जिससे व्यापक तबाही का नज़ारा दुनिया को देख चुकी थी, और इसका आनुवांशिक प्रभाव आज भी देखने को मिलता है, और जिसके फलस्वरूप आज भी लोग विकलांग पैदा होते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपको पता चल गया हो कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा 1945 ईस्वी में प्रथम परमाणु बम का बनाया गया और प्रयोग किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। परमाणु बम में किस तत्व का प्रयोग होता है? यूरेनियम, थोरियम, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो अभी इसके बारे में मैंने बता दिया कि उसका किसका प्रयोग होता है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर जो निर्मित विस्फोटक को परमाणु बम या नाभिकीय बम कहते हैं, और परमाणु बम को बनाने के लिए भारी नाभिक वाले परमाणुओं जैसे यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं, और इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कराई जाती है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, यूरेनियम। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई नॉलेज मिली होगी, कुछ पुराना रिवीजन भी हुआ होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें, रिवीजन बार बार किया करें, और एक टाइम आएगा कि आप लोगों को सारे सब्जेक्ट में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, साइंस से भी आप लोग डरेंगे नहीं और अच्छे से एंजॉय के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय के साथ खूब मेहनत कर दिए, एक ना एक दिन आप लोग को सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।